गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में प्रारंभ करेंगे हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर है 90 नंबर का लेक्चर है 90। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, इनकी खुदाई में यानी इनके उत्खनन कार्य में जो भी सामग्री हमें मिली थी उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जिसमें पुरुष धड़ भी मिला था और तांबे की नर्तकी भी मिली थी। इसके अलावा पत्थर की नर्तकी भी मिली थी और अन्य जो अवशेष मिले थे उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। आज इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। इस मौर्य काल का समय 325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। अब देखिए इसका समय माना गया है 325 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। अब ये ईसा पूर्व आपने देखा होगा, ईसा पूर्व या फिर ईस्वी पूर्व या ईस्वी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, तो ये क्या है, ये दोनों में अंतर है। ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व ये तो एक ही बात है, इसका शॉर्ट है ये ईसा पूर्व, यह है ईस्वी। तो देखिए ईसा मसीह यह ईसा मसीह है। इनके जन्म के बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या लिखा जाएगा? ईस्वी लिखा जाएगा। ईस्वी क्या लिखा जाएगा? ईस्वी को शॉर्ट में बोलेंगे ईस्वी। जैसे कि 1980 ईस्वी ऐसे लिखते हैं ना अपन, 1526 ईस्वी, 2020 ईस्वी। ठीक है, ये सब क्यों लिखेंगे? क्योंकि ईसा मसीह का जन्म होने के तुरंत बाद या ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो सन लिखी जाएगी वो ईस्वी में लिखी जाएगी, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो लिखी जाएंगी वो ईसा पूर्व लिखी जाएंगी। तो यहाँ ईसा मसीह का जन्म यहाँ 0 से मान लो, उसके बाद में से 1 2 3 से लेकर अभी चल रहा है 2020 यानी कि 2020 चल रहा है, तो 2020 ईस्वी लिखेंगे। इससे पहले क्या लिखते थे? जैसे कि इससे पहले लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ना 325 ईस्वी पूर्व यानी 325 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 300 साल पहले की बात है। 325 साल पहले की बात है। इधर लिखा हुआ है 185 ईसा पूर्व, यानी मौर्य काल कब था? मौर्य काल था ईसा मसीह के जन्म से 325 ईस्वी पूर्व से लेकर और 185 ईस्वी पूर्व तक। जो ईसा पूर्व का जो समय है वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे कि मौर्य काल का समय 300 ईसा पूर्व से लेकर कब तक माना गया है? 185 ईसा पूर्व तक। और इनके जन्म के बाद का जो समय है वो बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे कि 1950, 1960, 1970, 80, 90, 100 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और ये घटते हुए क्रम में है। मौर्य काल का प्रारंभ 325 ईसा पूर्व में हुआ था। 325 ईसा पूर्व में, यानी कि 325 साल आगे जाके किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का। किसका? ईसा मसीह का जन्म हुआ। और ये 325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक क्या चला? मौर्य काल चला। समझ में आ गया ना ईसा और ईस्वी पूर्व में? मौर्य काल का समय
325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब आगे स्टोरी सुनिए इसकी। शैशुनाग वंश के पश्चात, कौन सा वंश है? शैशुनाग वंश। कौन सा वंश था? शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का प्रबल साम्राज्य स्थापित हुआ। शैशुनाग वंश का कहने का मतलब शैशुनाग वंश है। शैशुनाग वंश खत्म होने के बाद मगध पर, किस पर? मगध पर किसका साम्राज्य हुआ? नंद वंश का। किसका? नंद वंश का साम्राज्य हुआ। नंद वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। दोबारा सुनेंगे। शैशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का प्रबल साम्राज्य स्थापित हुआ। कौन सा? प्रबल साम्राज्य स्थापित हुआ किसके ऊपर? मगध पर। किसके ऊपर हुआ? मगध पर। किसका हुआ? नंद वंश का। किसको हरा के? शैशुनाग वंश को हराने के बाद मगध पर नंद वंश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। परंतु यह वंश, कौन सा वंश? जो नंद वंश है, ये आगे चलकर अत्यंत अत्याचारी हो उठा था। आगे चलकर ये अत्यंत अत्याचार करने लग गया था, यानी लोगों को मार पीट काट कर रहा था। अत्यंत अत्याचारी ये वंश रहा। जब उसके अत्याचारों की अति हो गई थी, यानी कि नंद वंश के जो राजा हुए थे, घनानंद भी हुए थे, तो उन्होंने अपने अत्याचारों की क्या हो गई थी? अति हो गई थी। तब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा नंद को हराकर मगध पर क्या किया था? मगध पर मौर्य साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, यानी कि मगध पर शासन का आरूढ़ जमा लिया था। और यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। किसके समय से? चंद्रगुप्त मौर्य से। एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया? चाणक्य को अपना गुरु बनाया और चाणक्य की सहायता से किस पर? मगध पर अधिकार कर लिया। किस पर? मगध पर अधिकार कर लिया। उस वक्त मगध पर नंद वंश के राजा का जो नंद वंश के राजा थे, जिनका नाम नंद था, इन नंद को क्या किया? हरा दिया था। हराने के बाद इन्होंने मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। किस पर? मगध पर अधिकार कर लिया था और मौर्य काल का साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? बिंदुसार, यानी इनका बड़ा बेटा था उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ था सम्राट अशोक। कौन हुआ था? सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या लगता था? पौत्र होता है, बेटे का बेटा, और ये हुआ पुत्र। अब अशोक का ये क्या लगे? ये लगे दादाजी। क्या लगे? दादाजी। तो इनके बारे में भी आगे अपन वर्णन करेंगे। मौर्य काल आरंभ होने से पूर्व, जब मौर्य काल प्रारंभ होने वाला था, तो उससे पूर्व यूनानी लोगों ने सोचा कि भारत में नंद वंश का साम्राज्य डगमगा रहा है, तो क्यों नहीं अपन आक्रमण कर लेते हैं। तो यूनानियों ने क्या किया? भारत के उत्तरी भारत में, भारत के कौन से हिस्से में? उत्तरी भारत में यूनानियों ने आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इन जो ग्रीक लोग थे, यूनानी कहां से आए थे? ग्रीक देश से आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इन ग्रीक लोगों को भी भारत से बाहर निकालने का कार्य कर लिया था, और उसके अलावा मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यूनानी कहां से आए थे? यूनानी आए थे ग्रीक देश से आए थे। कहां से? ग्रीक देशों से। इनको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मार भगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, और इन्होंने समस्त उत्तरी भारत का एक प्रबल शासक
बन गए थे। कौन बन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उत्तरी भारत का एक प्रबल शासक बन गया था। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्ति कला का और वास्तुकला का क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक तो मूर्ति कला और एक स्थापत्य कला, ये दोनों बहुत उन्नति पर पहुंच गई थी। कौन क्या क्या पहुंच गई थी? एक तो पहुंच गई थी मूर्ति कला और दूसरी कौन सी थी? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला कौन सी होती है? स्थापत्य कला होती है भवन निर्माण की कला। कौन सी? भवन निर्माण की कला। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक तो मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला, और इसके अलावा स्थापत्य कला, भवन निर्माण की कला, ये दोनों बहुत उन्नति पर पहुंच गई थी। इनके दरबार में, किनके दरबार में? ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके दरबार में एक ग्रीक राजदूत था। कौन सा राजदूत? ग्रीक राजदूत था, एक ग्रीक राजदूत। इन राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। दोबारा सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत रहता था। इस ग्रीक राजदूत का नाम क्या है? इनका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने अपने प्रवास के वर्णन में लिखा था। किसने? इस मेगास्थनीज ने अपने प्रवास के वर्णन में लिखा था कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का विशाल प्रासाद एशिया के सूसा आदि के महलों से अधिक प्रसिद्ध और विशाल है। यानी इस मेगास्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो निवास करने का जो स्थान था, यानी कि राजाओं का जो महल होता है उसको बोलते हैं प्रासाद। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल प्रासाद या विशाल महल था, वो एशिया में सूसा का एक महल था, वो भी एक विशाल महल था। तो उस सूसा का जो महल था उसकी तुलना की है किससे? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद से, महलों से। और स्थापत्य कला का उत्कृष्टतम नमूना भी बताया है। इसके साथ ही मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था, यानी बेटे का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटे का बेटा, यानी अपने साधारण भाषा में बोलते हैं पोता पोती बोलते हैं ना, तो सम्राट अशोक को इसका श्रेय जाता है। यानी कि मौर्यकालीन कला को उन्नति तक पहुंचाने पर या उच्च स्तर पर ले जाने का जो कार्य था, जो श्रेय था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र सम्राट अशोक को दिया जाता है। किसको? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक के दादाजी कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके पिताजी कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक के समय में, किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में ही भारत में मूर्ति कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास दिखाई देता है। जो सम्राट अशोक ये थे, इनके शासनकाल में ही भारत के अंदर स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास दिखाई देता है। इतना समझ में आ गया? मिटा दिया जाए। इसके साथ ही सम्राट अशोक ने केवल 12 वर्ष की उम्र में, यानी कि अल्पायु में, सम्राट अशोक ने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में अपने पड़ोसी राज कलिंग, पड़ोसी राज कौन सा था? पड़ोसी राज कलिंग। क्या नाम था पड़ोसी राज का? कलिंग था। तो सम्राट अशोक ने, किसने? सम्राट अशोक ने उस टाइम पे इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, यानी अल्पायु में। 12 वर्ष का बच्चा तो छोटा ही सा होता है ना, ज्यादा मुश्किल से 5 छठी क्लास में पढ़ता होगा।
तो सम्राट अशोक जो उस वक्त 12 वर्ष के थे, तो इन्होंने अल्पायु में ही अपने पड़ोसी राज कलिंग, पड़ोसी राज कौन सा है, कलिंग पर, पड़ोसी राज कलिंग पर विजय के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप बौद्ध धर्म के मार्ग को ग्रहण कर लिया था। यानी कि जब ये कलिंग पर लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर सैनिकों ने कलिंग के सैनिकों को क्या कर दिया था, उन्हें मार काट पीट दिया था, अर्थात तलवारें चल गई थी, सारे सैनिक मर गए थे, लाखों सैनिक इसमें मारे गए, और उन सैनिकों के रक्त से, खून से नदी बह रही थी। तब इन्होंने जाकर एक पहाड़ी क्षेत्र पर बैठ के अशोक ने पूरे कलिंग में मारे गए लोगों की क्या देखी थी, खून की नदी बहती हुई देखी इस प्रकार से। और उसी दिन से इन्होंने सोच लिया कि आज के बाद मैं तलवार हाथ में नहीं लूंगा, और इन्होंने तलवार को त्याग दिया और प्रण कर लिया था, मैं आज के बाद युद्ध से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या किया, बौद्ध धर्म का मार्ग ग्रहण कर लिया था, और इन्होंने स्वयं ने कहा कि अब मैं एक लोक कल्याणकारी और कला प्रेमी सिद्ध बन जाऊंगा, यानी कि लोक कल्याणकारी और कला प्रेमी राजा बनना चाहता हूं। तो वहीं से इन्होंने क्या किया, अपना प्रण त्याग दिया लड़ाई झगड़े का, और उसके बाद न तो इन्होंने किसी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया, और उसके बाद में इनका शासनकाल किस तरीके से आनंदित शासनकाल रहा, अर्थात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था सुमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र। ये दोनों धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए थे। कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। वहाँ जाकर इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया।